आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। जोधपुर के नज़दीक भोपालगढ़ नाम का एक सुंदर सा गांव है। उस गांव में महेंद्रपाल नाम का एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और गट्ठर बनाकर राजा के रसोड़े के अंदर पहुंचाता था। उसका प्रतिदिन का यही काम था, सूखी लकड़ियों को काटना और राजा के रसोई घर के अंदर पहुंचा देना। इसके बदले जो भी उसे मानधन मिलता था उसी से अपना और अपने छोटे से बेटे का उदर पोषण वो किया करता था, क्योंकि उसकी पत्नी जैसे ही सुंदर जो उनका लड़का था उसने जन्म लिया और वो काल कलवित हो गई, तो सारी जिम्मेदारी महेंद्रपाल के ऊपर आ चुकी थी। महेंद्रपाल हंसमुख चेहरे वाला, सभी से हंस के बात करते हुए उनकी समस्या को, उनके दुख को समझकर यथाशक्ति, जबकि इसकी ताकत नहीं थी कि उनके दुख को, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, पर वो कोशिश किया करता था। यही संस्कार उसके बेटे सुंदर के अंदर आ रहे थे। एक दिन जब राजा को इस बारे में पता चला कि महेंद्रपाल जो उसके रसोई के अंदर लकड़ियां लाता है उसका इकलौता बेटा है और वो अभी बहुत छोटा भी है, फिर भी महेंद्रपाल दूसरा विवाह नहीं कर रहा है और अपने बेटे को सुसंस्कार देने के कारण जंगल में से लकड़ियां काटकर मेरे यहाँ पहुंचाता है और बचे हुए समय में वो अपने बेटे को पूरी तरह से अच्छे संस्कारों से संस्कारित करता है। राजा को इस बात का बड़ा गर्व था कि मेरे यहाँ अत्यंत निम्न स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति भी किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए संस्कारों के बीजारोपण बाल्यावस्था से ही करना प्रारंभ कर देते हैं। अब होता क्या है, एक दिन लकड़ियां काटने के लिए महेंद्रपाल जब जंगल में जाता है तो एक पत्थर अचानक उसका पैर उस पत्थर से टकराता है और महेंद्रपाल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जो गट्ठर लकड़ियों का उसके माथे पे था वो भी गिर जाता है। महेंद्रपाल सोचने लगता है, ये छोटा सा पत्थर आज मुझे नहीं दिखा और मैं अपनी धुन में चलता रहा, इस छोटे से पत्थर ने टकरा कर मुझे हानि पहुंचाई। ये पत्थर दूसरों को भी हानि पहुंचा सकता है, क्यों नहीं इसको उठाकर मैं एक तरफ रख दूं ताकि कोई दूसरा ठोकर ना खाए। और आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता है ना तब तक सुधरता भी नहीं है। पर कई लोग ऐसे हैं जो ठोकर खाने के बाद भी वही गलती दोबारा करते चले जाते हैं। वो जिंदगी में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर महेंद्रपाल ने जैसे ही वो पत्थर उठाया, उस पत्थर के नीचे एक सांप की बामी थी। सांप बाहर ही निकलने वाला था। जैसे ही पत्थर हटा, उस काले विशीले सर्प ने महेंद्रपाल को बुरी तरह से डस लिया।
महेंद्रपाल को समझ ही पाता वो अचेत हो गया, नहीं संभल पाया और 5 मिनट के अंदर अंदर महेंद्रपाल की सांसें रुक गई। महेंद्रपाल काल कल्पित हो गया। दो चार दिनों के बाद जब रसोई घर के अंदर लकड़ियां नहीं आई तो खोजबीन चालू हुई। इधर छोटे से इस बच्चे सुंदर का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि माता का और पिता का प्यार देने वाला सिर्फ और सिर्फ उसका बाप ही था और वो भी आज संसार से चला गया था। पर उसे क्या पता, बिलख बिलख कर रो रहा था, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा को तो पता ही था कि इसका एक ही लड़का है और वो भी अभी बहुत छोटा है। राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजकर, अपने सिपाहियों को भेजकर, जो विश्वस्त कारपेंटर था, वो भी कारपेंटर था, लकड़हारा था, उसे अपने यहां पर नियुक्त भी किया और हिदायत दी कि इस बच्चे को, सुंदर को अच्छी तरह से उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा, उसको संस्कारों से संस्कारित करना, अब मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। उसके भरण पोषण के लिए कोई काट कसर मत रखना, जितना भी खर्चा आएगा राज्य कोष से दे दिया जाएगा। ये जो दूसरा लकड़हारा था बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इसको भी कोई संतान नहीं थी और सुंदर तो अभी बच्चा ही था, 1 साल का भी नहीं हुआ था। उसने जिम्मेदारी हंसते हंसते ले ली और सुंदर लाल का भरण पोषण इस तरह से करने लगा जैसे वो उसका सगा पिता हो। धीरे धीरे सुंदर लाल भी अपने नए पिता के साथ आत्मीयता से इस कदर जुड़ गया कि वो उसे अपना सगा पिता ही समझने लगा। अब करीब 3 साल का हो चुका था। पाठशाला में जाने लगा, वहां पर भी उसे संस्कार मिल रहे थे और इधर ये लकड़हारा जिसके पास अभी सुंदर बड़ा हो रहा था, ये एक तरह से उच्च कोटि का कारीगर था। लकड़ियों से सुंदर सुंदर कलाकृति वाले खिलौने बनाना, काष्ठ खंडों से जो बचे हुए थे उससे कुछ ना कुछ कलाकृति निर्माण करके एक ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो देखते ही लोग दंग रह जाए। छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुओं, नक्काशीदार अपनी छीनी हथौड़ी से काट काट कर निर्माण किया करता था। उसने ये सारी विद्याएं धीरे धीरे बचपन से ही सुंदर को सिखाना शुरू कर दिया। शुरू में सुंदर पटक देता, पर खिलौने बच्चों को पसंद है और बच्चा खिलौनों को देखते ही ललचा जाता है, तो सुंदर को सबसे पहले उसने खिलौनों का निर्माण करना सिखाया। अब अच्छी कीमत के अंदर इसके खिलौने भी बिकने लगे। करीब 9-10 साल का सुंदर हो चुका था। इसी के पड़ोस में एक कुम्हार की लड़की थी, नाम था मोहिनी। मोहिनी जैसा उसका नाम वैसा ही उसका रूप और सौंदर्य था। मोहिनी को जो भी कोई एक बार देख लेता था तो निर्निमेष दृष्टि से बस देखता ही रह जाता था। मोहिनी दिखने में सुंदर तो थी, बुद्धि निधान थी, विचक्षण प्रतिभा की धनी थी। सुंदर और मोहिनी बचपन से ही मित्रता के सूत्र के अंदर आबद्ध थे। उनका हर कदम साथ में ही चलता था, साथ में ही पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन मोहिनी गोपालगढ़ के बाहरी एक ही कुआं था, गांव वाले
उसी कुएं से मीठा जल निकालते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। बाकी नाड़ी का पानी जो रहता था, वहाँ पे नाड़ी बोलते तालाब को, तो उसका पानी वे लोग वस्त्र आदि धोने के लिए, बर्तन आदि मांजने के लिए, उसके लिए काम लेते थे। और नाड़ी का पानी गाय भैंसे भी पीती थी। एक बार ये रस्सी लेकर, बाल्टी लेकर मोहिनी उस कुएं के पास जाती है। रस्सी बीच में से कुछ थोड़ी थोड़ी कटी हुई थी, पर बाल्टी से वो पानी निकाला करती थी। मोहिनी भी करीब करीब 8 साल की हो चुकी थी। छोटी सी बाल्टी थी जो वो उठा सकती थी और पहुंची वहां पर। अचानक उसकी बाल्टी का डोर बीच में ही कट गया और बाल्टी वापस कुएं के अंदर चली गई। आधा डोर उसने खींच लिया, पर बाल्टी और आधा डोर तो नीचे चला गया था। वो रोने लगी। संयोग था, सुंदर उधर से ही आ रहा था। उसने कहा कि मोहिनी क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोलने लगी, देखो ना, मेरी बाल्टी और मेरी डोर कुएं में गिर गई। अब मम्मी बड़ी मेरे पर गुस्सा करेगी और समय आया तो मुझे मारेगी भी। प्लीज तुम मेरी वो बाल्टी और डोर निकाल दो ना। सुंदर ने कहा, तुम हो ही इस लायक, तुमको तो मार ही पड़नी चाहिए। हंसी मजाक में सुंदर बोले जा रहा था। तो इधर मोहिनी ने कहा, मैं परेशान हूं और ऊपर से तुम मुझे ताने मार रहे हो। तुम मेरी सहायता कर सकते हो या नहीं, इतना कहो। सुंदर ने डींगे हाँकते हुए कहा, मैं कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं। अच्छा तो निकालो, ज्ञान मत बांटो। अब होता क्या है, सुंदर उस बचे हुए डोर के अंदर अपना साफा खोलता है और वो बांधता है। साफा बांधने के बाद अपने साफे के छोर पर तीक्ष्ण कांटे लेके आता है, कांटे की बाड़ी उठा लाता है और जगह जगह कांटे फंसाता है, ताकि अंदर का डोर इन कांटों में लिपट जाए और वो आराम से धीरे धीरे खींच सके। इंडियन जुगाड़ था उसका। हमारे भारतीय लोग क्या क्या जुगाड़ नहीं करते, ये आज से नहीं, पहले से शुरू हो गई है बातें। आखिर उसने इस तरह से जुगाड़ करके डोर डाल तो दिया। बहुत मेहनत करने के बाद उसने वो रस्से का छोर अपने कांटों की बाड़ के अंदर बराबर लपेट लिया और धीरे धीरे खींचने लगा। बाल्टी ऊपर आ गई। मोहिनी बड़ी खुश हुई। उसने कहा, वाह सुंदर, तुमने तो कमाल कर दिया, पर अब मैं तुम्हें बाल्टी और डोर तभी दूंगा जब तुम मुझसे वादा करो कि मेरे से तुम विवाह करोगी। इसे देरी हो रही थी और बचपने में क्या समझता है विवाह क्या चीज होती है। फटक से मोहिनी ने कहा कि हाँ हाँ, मैं तुमसे विवाह करूंगी। बाल्टी और डोर सुंदर ने मोहिनी को दे दिया, पर जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़ने के लिए रास्ते पर से ये टर्न होने लगी, तो सुंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया कि तुमने मुझसे वादा किया है कि मैं तुमसे विवाह करूंगी। विवाह किए बिना मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। चलो उस पेड़ को ही हम गोल गोल घूमकर फेरे ले लेते हैं। ये भोली, ये भी भोला, इसे कुछ ध्यान नहीं, पर इसे खुशी थी कि मोहिनी सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी अर्धांगिनी भी बनने जा रही है। इसके साथ तो मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। दोनों बच्चे। मोहिनी ने अपने दुपट्टे से सुंदर का पगड़ी का वो बांधा और फेरे लेने लगे। उन्हें क्या पता ये फेरे 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन होता है। और फेरे लेकर दोनों अपने अपने घर चले गए। अब पढ़ाई करते करते
मोहिनी भी यौवन की दहलीज के ऊपर उसने अपना कदम रख दिया था। और दोस्तों, उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसकी प्रतिभा दिन दुनी रात चौगुनी आभा मंडल की तरह फैलती चली जा रही थी। उसकी रूप और यौवन की चर्चा तो राजमहल तक जाने लगी। राजा को 2 संतान थी, एक राजकुमारी और एक राजकुमार। राजकुमार ने भी जब मोहिनी के बारे में कई बार सुना तो उसका मन हुआ कि एक बार जाके देखना ही चाहिए, मोहिनी है कैसी, इतनी इसकी तारीफ किए जा रहे लोग। और एक दिन राजकुमार सचमुच में भोपालगढ़ पहुंच गया। भोपालगढ़ में जब उसने मोहिनी को देखा तो मंत्र मुग्ध सा देखता ही रह गया। उसने संकल्प ले लिया कि मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मोहिनी से। आकर अपने पिता राजा से उसने सब कुछ कह सुनाया कि पिताश्री, भोपालगढ़ में जो कुम्हार की लड़की है मोहिनी, मैं उसी से विवाह करूंगा। राजा ने बहुत समझाया कि हमारी कुल रीति परंपरा, कई दुहाइयां दी, हम इस तरह से राजघराने को छोड़कर विवाह नहीं कर सकते। पर यह मानने को ही तैयार नहीं। धीरे धीरे इसने राजसभा में आना बंद कर दिया, बिस्तर पकड़ लिया। राजा ने मंत्रणा की, मंत्रियों को बुलाया और सारी हकीकत कह सुनाई। सभी ने कहा कि महाराज, इस समय राजकुमार के मन के अंदर मोहिनी का भूत सवार हो चुका है और यदि उसका विवाह नहीं किया गया तो भविष्य में राज्य के ऊपर इसका दुष्परिणाम हो सकता है। आप विवाह करवा दीजिए। राजा का मन नहीं था। फिर भी पहले जमाने में क्या होता था, पत्रिका मिलाई जाती थी, गुण दोष मिलाए जाते थे। तो महाराज ने अपने उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य को भोपालगढ़ संदेशा लेकर भिजवाया कि राजकुमार स्वयं आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, ये राजा का आदेश है, राजा का अनुरोध भी है। कुमार तो बड़ा खुश हुआ कि मेरे ऐसे भाग्य, जो मेरी लड़की राजभवन के अंदर राजरानी बनकर जाएगी। खुशियों का तो पारावार नहीं रहा। पूरे भोपालगढ़ नगरी को मानो दुल्हन की तरह सजाया गया। अब होता क्या है, पंडित जब गुण दोष मिलाने के लिए वहां पर आया तो उसने मोहिनी का हाथ देखा। हाथ देखते ही उसने फटाक से हाथ छोड़ दिया। सभी गांव के प्रमुख व्यक्ति, मोहिनी के पिता वगैरह, मोहिनी स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। पंडित जी ने झटक से हाथ क्यों छोड़ दिया? पंडित जी बोले, ये लड़की तो पहले से ही विवाहित है। विवाहित लड़की का भला राजकुमार के साथ में कैसे विवाह हो सकता है? मोहिनी के पिता बोले, आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी, थोड़ा अच्छी तरह से देखिए, शायद आपने कुछ गलत देख लिया है। अभी तक तो मेरी लड़की कुंवारी है, इसका विवाह हुआ ही नहीं। मैंने अच्छी तरह से देख लिया और मेरा रेखा का ज्ञान, रेखा का विज्ञान कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इस लड़की का विवाह हो चुका है और आप एक विवाहिता लड़की का विवाह फिर से लोभ में आकर राजा के पुत्र राजकुमार से करना चाहते हो? सभी लोग स्तब्ध हो गए। सुंदर भी सामने ही बैठा था। अचानक मोहिनी का ध्यान, मोहिनी की आंखें सुंदर से टकराई, क्योंकि सुंदर उस समय बहुत दुखी था पर बोल नहीं सकता था। मन ही मन उसे लग रहा था, इसने मेरे साथ फेरे खाए, ये मेरी विवाहिता है और आज राजकुमार के यहां से प्रस्ताव आया तो ये विवाह करने के लिए तैयार हो गई। दुल्हन की तरह भोपालगढ़ गांव को सजा दिया गया। ये उदास था, पर जैसे ही उसकी उदासी को देखा, इसे सब
कुछ याद आने लगा कि किस तरह से बचपन के अंदर मेरी बाल्टी और डोर कुएं के अंदर गिर गया था। तो उस समय सुंदर ने उसे निकाला अपनी पगड़ी के द्वारा, कांटे वगैरह डालकर, तब मेरे से वचन लिया कहते तुम मुझसे विवाह करोगे, और हमने फेरे खाए थे। उसके पिता ने कहा उसकी तंद्रा को तोड़ते हुए, मोहिनी बताओ ये क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? अब मोहिनी कहने लगी कि हाँ पिताजी, बचपन के अंदर मैंने और सुंदर ने पेड़ से फेरे खाए थे, पर वो तो बचपना था। पंडित कहने लगे कि विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है, एक पवित्र बंधन होता है। उसके अंदर तुम बचपन हो या कुछ हो, तुम आबद्ध हो चुके हो। ये खबर राजा तक पहुंचाई। पंडित ने जाकर कहा तो राजा तो अंदर ही अंदर बड़े खुश हुए कि अच्छा हुआ, विवाहिता है। अब राजा ने भी अपने राजकुमार को समझाया। राजकुमार उस समय समझ गया, पर कर ही क्या सकता, क्योंकि न्याय और नीतिमत्ता के साथ में राज्य की धुरा का वहन करना उसकी जिम्मेदारी थी। यदि एक विवाहिता की स्त्री फिर से उसके मोहपाश के अंदर उसके रूप सौंदर्य को देखकर प्रभावित होकर यदि वो विवाह कर रहा है तो अन्याय है। हाँ, यदि वो विवाहिता नहीं होती तो राजकुमार उसके साथ विवाह कर सकते थे। पर अब पंचायत बैठी, गांव के बड़े बड़े पंच आए और सब ने एक स्वर में कहा, मोहिनी के पिता ने भी कहा कि तू मेरी आंखों से ओझल हो जा, चली जाओ, ये गांव छोड़ दो तुम दोनों, और सुंदर तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। सुंदर को उसके पिता बुरी तरह लताड़ने लगे। सुंदर मौन था, कुछ बोल ही नहीं सकता था। आखिर मोहिनी ने अपने पति सुंदर का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो अब जहां हमें भाग्य लेके जाएंगे वहां हम चलेंगे। और दोनों ने उस दिन भोपालगढ़ को छोड़ दिया और पीपाड़ वगैरह छोटे छोटे गांवों में होते हुए एक नगर में पहुंचे। जोधाना पहुंचने के बाद में वहां से भी वे आगे चलने लगे, क्योंकि भोपालगढ़ वाले करीब करीब जोधाना आते जाते थे। उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ इन लोगों के बीच में रहना ही नहीं है जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। खैर, सुंदर जो कुछ उसके पास जमा पूंजी थी, थोड़ी बहुत जो उसके पिता ने दी थी, वो भी अब खत्म होने लगी। तो खाने के लाले पड़ने लगे। सोचने लगा अब मैं मोहिनी का भी पेट कैसे भरूं। गांव के बाहर एक सराय थी। उस सराय की मालकिन एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया ने जब इन दंपत्ति को देखा तो पूछने लगी, कहां जा रहे हो? सुंदर ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो एक आश्रय ढूंढ रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि कुछ दिनों के लिए आप हमें यहाँ पर आश्रय दे दोगी। आश्रय तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर यहाँ पे रहने का, यहाँ पे खाने का सब कुछ खर्चा तो पहले मुझे दे दो। सुंदर ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तुम किस हिसाब से यहाँ रुकना चाहते हो? क्या फ्री में? ये धर्मशाला फ्री वालों के लिए नहीं है। सुंदर ने कहा देखो, मैं लकड़ियों से सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर पात्र, खिलौने, नक्काशीदार, ये सब कुछ चीजें बना सकता हूं। मेरी कला अद्भुत है। जैसे ही मैं वो बनाऊंगा तो उनको बेचकर तुम्हारा किराया भी चुका दूंगा और थोड़ा बहुत मुझे भी बच जाएगा। बुढ़िया बड़ी शातिर दिमाग वाली थी। उसने एक सेकंड के अंदर सब कुछ सोच लिया और बोलने लगी, ठीक है, पर एक शर्त है, तुम जो भी बनाओ दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और वो तुम मुझे दोगे बेचने के लिए। मैं खुद बेच के आऊंगी और बचा मेरा अपना किराया काटने के पश्चात वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब मरता क्या ना करता। इस समय सुंदर को और मोहिनी को एक छत चाहिए थी अपना सर छुपाने के लिए।
दोनों ने स्वीकृति दे दी। अब दिन रात सुंदर मेहनत करता और सचमुच में उसके हाथ के अंदर एक जादू था। जिस भी काष्ठखंड को छू लेता था उसको ऐसा आकार देता था कि दुनिया देखती रह जाए। बुढ़िया बड़ी खुश हुई। अपने हिसाब से वो गांव में शहरों में जाती और अच्छी कीमत के अंदर बेच कर आती। सुंदर जब उसे पूछता कि माँ जी कितने में बेचा, तो बुढ़िया कहती कि लकड़ी की चीजों को खरीदता ही कौन है और इतना मूल्य देता ही कौन है। जितना कुछ मिला हो तो तुम्हारे किराए में आधा भी नहीं हुआ है, अभी तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। और इस तरह से बुढ़िया लूटती चली जा रही थी। सुंदर भी दिन रात मेहनत करता था। अब उनके पहने हुए जो कपड़े थे वो भी जीर्ण शीर्ण से होने लगे। दीपावली का त्योहार आया तो मोहिनी ने कहा हमारे पास अभी वस्त्र ही नहीं है, चलो हम कहीं जाकर दूसरे शहर में बसते हैं, शायद हमारा भाग्य वहां चमक जाए। ये पूरी रात विचार विमर्श करते रहे। जब सवेरे अपना जो भी थोड़ा बहुत उपार्जित किया हुआ था वो पैकिंग करने लगे जाने की तैयारी में, तो बुढ़िया आई और कहने लगी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो उसने कहा कि यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं, इसलिए सोच रहे कि दूसरे शहर में जाकर बस जाए। अब ये डर गई क्योंकि इसकी आमदनी का साधन एकमात्र सुंदर था। उसने बात बदलते हुए कहा कि देखो तुम कहीं पे भी चले जाओ, पर लकड़ी की कीमत तुम्हें जो कुछ तुम बना रहे हो जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। हां, तुम यदि चाहो तो संदल की लकड़ी से तुम कुछ आभूषण वगैरह बनाओ तो उसकी तुम्हें दुगुनी कीमत मिलेगी, 4 गुनी कीमत मिलेगी। अब संदल की लकड़ी लाए कहां से? उस रात दोनों पति पत्नी ने फिर से विचार किया, विमर्श किया। मोहिनी बोली कि देखो दूसरे शहर में जाने के बाद भी यदि यही हाल रहे तो हम तो वैसे की वैसे रहेंगे, इससे तो अच्छा हम यहीं रहे। हाँ, पर तुम संदल की लकड़ी की खोज करो। बुढ़िया ने पश्चिम दिशा की ओर इंगित करते हुए कहा था कि पश्चिम में एक जंगल है, वो पूरा की पूरा जंगल चंदन की लकड़ियों से भरा पड़ा है, चंदन के पेड़ है। वहां से यदि तुम लकड़ी लाओ और उसके तुम कुछ कलाकृति वाले वस्तुओं को बनाओ तो शायद तुम्हें 4-5 गुना कीमत मिलेगी। अब जंगल में जाने के लिए पश्चिम दिशा में मोहिनी ने उसे 2-3 दिन का भाता बांध के दे दिया। द्रव्य उपार्जित करने के लिए कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये सोचकर अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पे टांग भाता हाथ में ले सुंदर चल पड़ा। धीरे धीरे पश्चिम दिशा के जंगल के अंदर प्रवेश जब उसने किया तो हल्की हल्की भीनी भीनी चंदन की खुशबू आए जा रही थी। जैसे जैसे भीतर गया जंगल फैलता गया। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से आलिंगन करने के लिए इस तरह से आतुरित थी, सिमटे जा रही थी कि सूरज की किरणें भी धरती के ऊपर आने से अपने आप को रोक रही थी, नीचे जमीन पे नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इस तरह से घनिष्ठता के अंदर आपस में डालियां आबद्ध हो चुकी थी। अंधेरा सा दिन में भी छाया रहता था, पर भीनी भीनी खुशबू, सुंदर सुंदर फूलों की महक उस जंगल के वातावरण को अत्यंत मादक बनाए जा रहा था। और जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुंदर थक चुका था, एक वृक्ष के नीचे आकर बैठा और उसने अपना भाता खोला और 2 चपाती उसने खाई। फिर से अपनी गठड़ी उठाई, सराय में से पानी पिया और चल पड़ा। आगे देखा तो एक पेड़ के नीचे एक महात्मा
ध्यान मुद्रा के अंदर ध्यानस्थ बैठे हुए थे। ये उनके पास आया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा कि महात्मन, मुझे संदल का जंगल कहाँ मिलेगा, क्योंकि खुशबू तो आ रही है। तो महात्मा ने कहा संदल का जंगल अभी बहुत आगे है। ये सोचा कि आज पूरा दिन चलते चलते हो गया, अभी तक मैं चंदन के जंगल में पहुंचा ही नहीं हूं, अब भला और कितना चलना पड़ेगा। महात्मा ने कहा और चलते जाओ, यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है। बिना मेहनत के मंजिल किसी को भी हासिल नहीं हुई है। और सुंदर, नाम ही सुंदर था, उसकी कलाकृति भी बहुत सुंदर थी। चल पड़ा और जैसे ही रात्रि का सघन समय होने लगा, उसने सोचा कि आज रात तो मेरे को किसी पेड़ के ऊपर ही आश्रय लेना पड़ेगा, सवेरे चलूंगा, क्योंकि अब खुशबू और ज़्यादा तेज हो रही थी। वो पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी टहनी का अवलंबन लेकर ऐसे ही तने से सर सटाकर सो गया। झपकीली नींद किसे आती है। प्रातःकाल उठकर फिर से चलने लगा। ज्यादा नहीं चलना पड़ा, थोड़ी दूरी पर ही संदल का जंगल था, अर्थात चंदन के पेड़ों का जंगल था। कई चंदन की टहनियां जो सूख कर गिर चुकी थी, उसकी खुशबू अद्भुत थी। इसने जो सूखी हुई टहनियां जो बड़ी बड़ी थी, उनके तने काटने शुरू किए, गट्ठर बांधा और सोचने लगा इस बार तो सचमुच में अच्छी कमाई हो जाएगी। गट्ठर बांध कर जब वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा, सराय की तरफ निकल पड़ा बुढ़िया की, जंगल में ही अचानक एक चित्कार की आवाज, बचाओ, स्त्री की, इसके कर्णरंध्रों के अंदर पड़ती है। सुंदर अपना जो गठड़ा रहता है, गट्ठर रहता है लकड़ियों का, एक तरफ फेंकता है और उसी दिशा में भागता है जिधर से आवाज आई। देखता है तो एक शेर एक गाय की गर्दन के ऊपर पंजा गाड़ने ही वाला था। सुंदर ने आओ देखा ना ताओ, अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो ली और हवा में उछालते हुए उसने शेर की दिशा के अंदर फेंक दी। जैसे ही कुल्हाड़ी शेर को लगी, शेर आहत हो गया। उसने गाय को तो छोड़ दिया और जमीन पे धराशायी हुआ। इसी बीच तेज गति से जाकर सुंदर ने अपनी कुल्हाड़ी वापस उठाई, पर इस बीच शेर संभल गया था। उसने सुंदर के ऊपर झंपापात कर दिया। सुंदर और शेर का द्वंद्व चालू हो गया। जबड़ा सुंदर ने फाड़ डाला उस शेर का और अपनी उस कुल्हाड़ी के प्रहार से शेर की पहले पूंछ काटी और 2-3 वार उसने उसके पेट पर किए। शेर धराशायी हो गया। इस बीच शेर के नाखूनों से सुंदर भी क्षत विक्षत हो चुका था। सुंदर बेहोश हो गया। जब सुंदर को होश आया तो सुंदर ने अपने आप को एक सुंदर सी कुटिया के अंदर निहारते हुए अपने आप को पाया। तो देखने लगा मैं कहां हूं, मैं यहां कैसे आया। तो एक बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तुम मेरी कुटिया में हो, पर मैं यहां कैसे आया। याद करो, आज से 15 दिन पहले तुम मेरी आवाज सुनकर मेरी गाय को बचाने के लिए शेर से भिड़ गए। शेर तो मर गया, पर शेर के तीक्ष्ण प्रहारों से, उसके पंजों से
तुम्हारा काफी खून शरीर से निकल गया था, तुम बेहोश हो चुके थे। मैं जैसे तैसे तुम्हें, नजदीकी मेरी कुटिया थी तो मैं तुम्हें खींचकर यहां पर ले आई और मैं जंगल के अंदर जड़ी बूटियों को इकट्ठा करती हूं और शहर में जाकर इनको बेचती हूं और मेरा गुजारा चलाती हूं, गुजारा करती हूं। मैंने 15 दिन तक तुम्हें जड़ी बूटियों का लेप लगाकर स्वस्थ तो कर दिया है, पर अभी भी तुम चलने फिरने लायक नहीं हुए हो। अभी तुम कम से कम और 1 महीना यहीं पर विश्राम करो। बुढ़िया उसे औषधोपचार कर करके अच्छे से स्वस्थ करने लगी थी। ये भी बुढ़िया के साथ में घुल मिल गया था। बुढ़िया भी इसे अपना बेटा जैसा मानती थी। माँ का प्यार तो सुंदर को मिला ही नहीं था, पर इस तरह से इस बुढ़िया का प्यार पाकर ये गदगद हो गया। अब इसे मोहिनी की याद सताने लगी। इधर सराय की बुढ़िया सोचने लगी कि ये तो सुंदर गया तो वापस आया ही नहीं, जरूर उसे जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। अब इस मोहिनी का उदर पोषण मैं क्यों करूं? उसके दिमाग के अंदर शातिर तो थी, कुचक्र चलने लगा। क्यों नहीं मैं किसी व्यापारी के हाथों इसे बेच दूं? पहले जमाने में इस तरह से क्रय विक्रय होता था। मनुष्यों का दास बना दिया जाता था, दासी बना दी जाती थी। ये बुढ़िया एक व्यापारी के पास गई और कहने लगी कि इस तरह से एक सुंदर सी लड़की है, विवाहिता है, पर उसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि विवाहिता है, बहुत अप्सरा जैसी सुंदर है। सेठ ने कहा कि जब तक मैं देखूंगा नहीं उसका दाम कैसे ठहराऊंगा, उसे तुम लेके आओ पहले। बुढ़िया अब षड्यंत्र रचने के अंदर माहिर तो थी। उसने कहा कि देखो तुम सारा दिन घर के अंदर बैठी रहती हो, सुंदर पता नहीं अभी तक आया नहीं, चलो मेरे साथ थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, कुछ खरीद के लाएंगे, इस तरह से तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। ये तैयार हुई, मन तो नहीं था, और ये सेठ के खेमे में पहुंच गई। सेठ की सेठानी के पास इसने ले जाकर मोहिनी को बिठा दिया और कहा कि तुम बैठो, मैं अभी आती हूं। और सेठ के पास गई। सेठ ने गवाक्ष में से अपनी पत्नी के बाजू बैठी हुई मोहिनी को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा ऐसी स्त्री तो मैंने देखी नहीं अभी तक। यदि मेरी पत्नी राजकुमारी की खास सहेली भी है, राजकुमारी की यदि दासी बन गई तो राजकुमारी भी मुझे माला माल कर देगी, हजारों स्वर्ण मुद्राएं दे देगी। क्योंकि उस समय प्रथा थी, राजा रानी और राजकुमार राजकुमारियों की जो दासियां रहती थी, एक से बढ़कर एक दासियां इतनी सुंदर थी तो लोग सोचते थे कि राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। उससे अनुमान लगाया जाता था, प्रमाण लगाया जाता था। मन में विचार आते ही सेठ ने कहा कि ये 25 स्वर्ण मुद्राएं लो और तुम जाओ। अब ये बुढ़िया रुकने वालों में से नहीं थी। 25 स्वर्ण मुद्राएं, उसको तो कुबेर का खजाना मिल गया हो। वहां से 9 2 11 हो गई। और जब काफी समय तक मोहिनी ने देखा कि आई नहीं है बुढ़िया, तो पूछा कि वो माँ जी अभी तक आई नहीं। तो सेठानी कहने लगी कि वो बुढ़िया अब कभी नहीं आएगी, उसने तुम्हें मेरे पति को बेच दिया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। दास प्रथा थी, दास को बोलने का भी आदेश नहीं था, मुंह नहीं खोल सकते थे। विचित्र विचित्र परंपराएं थी। कहानियों के माध्यम से दोस्तों हमारे भारतीय संस्कृति के अलावा हमारी कैसी कैसी कुप्रथाएं इस संसार के अंदर चले जा रही थी, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। बाल्यावस्था के अंदर ही बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे प्रथा समाप्त हो। अरे बचपन में जब समझ में ही नहीं आता था और विवाह कर दिया जाता था। अच्छा तुझे लड़की हुई, मुझे लड़का हुआ तो हम दोनों समधी बन जाएंगे, इस तरह से वचनबद्ध हो जाते थे राजस्थान में, और वैसा ही होता था। पर ये प्रथाएं धीरे धीरे अब समझदारी से काम लेने वालों ने
भारतीय संस्कृति को उजागर रखते हुए इस कुप्रथाओं को मिटाने के लिए राजा महाराजाओं ने भी भरसक प्रयास किया। और आज तो काफी मात्रा के अंदर कुरूढ़ियां समाप्त सी होती चली जा रही है। अब तो बाल्यावस्था में जो विवाह करा देगा उसको तो दंड भी दिया जाता है। खैर, दूसरे दिन सेठानी राजकुमारी के पास गई। राजकुमारी वही, राजकुमार और राजकुमारी दो संतान थी। राजकुमार तो इसी मोहिनी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया था। ये सीधी राजकुमारी के पास गई और कहने लगी कि मेरे पास एक सुंदर सी आपका दासित्व करने के लिए एक लड़की आई है, मैं चाहती हूँ आपकी सेवा में हो, निरंतर अहर्निश अविरत रूप से रहती रहे। राजकुमारी ने देखा तो सचमुच में मोहिनी अद्वितीय सुंदरी थी। उसने स्वीकार कर लिया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। पर दूसरी दासियों से ये कुछ अलग थी। इसके साथ राजकुमार की आत्मीयता अत्यंत बढ़ चढ़ के हो गई थी। पर इसकी उदासी देखकर वो हमेशा परेशान रहती थी। इधर 1.5 महीने के पश्चात सुंदर स्वस्थ हो गया। उसने कहा कि अब मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूं। मेरी पत्नी है, पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। और सुंदर वहां से लकड़ी का गट्ठर लेकर उसी सराय में आया। आते ही चारों तरफ देखा तो कहीं पर भी मोहिनी नजर नहीं आई। बुढ़िया बाहर आई, कहने लगी कि सुंदर आ गए तुम? हाँ। मोहिनी कहाँ है? अरे वो तो कब से चली गई, पता नहीं किसके साथ गई। अरे ऐसे कैसे गई? मुझे भी नहीं पता, मुझे कह के नहीं गई। और मैं भला इतने दिनों तक उसका भी भरण पोषण करती रही। अब तुम इन लकड़ियां जो तुमने लाई हैं संदल की, इससे फटाफट कुछ ना कुछ खिलौने बनाओ ताकि उनको बेचकर मैं तुम्हारी पत्नी को आज तक जो मैंने खिलाया वो वसूलूं, वो किराया मेरे को प्राप्त हो। उसने कहा अभी मैं तो आया हूं, थका हूं। उसने सारी राम कहानी सुनाई, पर बुढ़िया को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले मेरा कर्जा पूरा चुकता करो, उसके बाद तुम जा सकते हो। अभी खिलौने बनाने लगा, इसके पास कोई रास्ता नहीं था। सोच रहा था मोहिनी कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। खिलौने बनाता, अब ये चंदन के उन खिलौनों को लेकर गुलाब का फूल, आहा, चंदन की लकड़ी का बनाता था, उसको डंठल वगैरह, इसमें तो कलाकारिता थी। और ये चुपके से मोहिनी की याद के अंदर मोहिनी का नाम भी कहीं ना कहीं उत्कीर्ण कर देता था बारीक अक्षरों में। यही तो प्यार है। ये राजकुमारी को बेचने के लिए बुढ़िया जाती थी और राजकुमारी बड़े अच्छे दाम के अंदर चंदन के उन आभूषणों को, खिलौनों को खरीद लेती थी। एक दिन मोहिनी की उदासी देखकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से उदास रहती हो? मैं तुम्हारी सहेली जैसी हूं, मुझे बता दिया करो। पर ये अपना दुख बता के भी क्या करती, चुप हो जाती। राजकुमारी थक गई थी उसे पूछ पूछ कर। उसने उस दिन एक गुलाब का फूल जो कि चंदन का बनाया हुआ था, सुंदर ने जो उसके पास था, उसने कहा कि ये लो, ये तुम रखो मेरी तरफ से। जैसे ही उसने वो फूल लिया, उसकी खुशबू, चंदन की खुशबू तो अलग है। और वो चंदन कौन सा था? बावना चंदन था। चंदनों में सर्वश्रेष्ठ चंदन यदि कोई होता है तो बावना चंदन होता है। उसने वो चंदन का फूल लिया और देखते देखते उसकी नजर अपने नाम के ऊपर पड़ी, मोहिनी। वो अपने पति की कलाकृति को जानती थी। वो समझ गई ये तो मेरे पति ने बनाया है।
वो ये भी जान गई कि मेरे पति वहां पे आ चुके हैं। पर जैसे ही अपना नाम पड़ा उसको पति की याद आई, वो रोने लगी, फपक फपक कर रोने लगी। दूसरी दासियों ने राजकुमारी को जाकर कहा कि वो तो रो रही है उस फूल को लेकर, आखिर क्या बात है। अब राजकुमारी ने उसे बुलाया, देखो मोहिनी, आज मुझे तुम सब कुछ सच सच बताओ। उनका वार्तालाप चल ही रहा था कि राजकुमार अचानक पहली बार राजकुमारी मतलब अपनी बहन के पास किसी कारणवश आया, तो उसने जैसे ही मोहिनी को देखा तो स्तब्ध हो गया। उसके मुंह से निकल गया, मोहिनी तुम? क्योंकि सबसे पहले ये उसके ऊपर मोहित हुआ था और इसी से विवाह करना चाहता था। राजकुमारी को इस बात का पता नहीं था कि यही वो मोहिनी है जिससे भैया विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने प्रश्नात्मक दृष्टि से पूछा, आंखों ही आंखों में। तो इसने भी आंखों से इशारा किया कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, और राजकुमार वहां से चला गया। पर उसे लग रहा था ये क्या है, ये यहां कैसे। आखिर राजकुमारी ने जोर देकर पूछा तो उसने पूरी स्थिति, किस तरह से हमारा विवाह होने वाला था पर मैं बचपन से ही विवाहबद्ध थी, और बुढ़िया ने किस तरह से हमें धोखा दिया, और ये कलाकृति किसी और की नहीं, ये मेरे पति है, पर वो बुढ़िया उनको छोड़ना नहीं चाहती है। राजकुमार को भी बुलाया गया। राजकुमार ने भी जब सुना तो उसकी तो अब मन के अंदर एक पराई स्त्री होने के कारण से वो माँ और बहन की तरह से दृष्टि निपात करने वाला था राजकुमार। उसने कहा कि तुम डरो मत, तुम्हें न्याय दिला कर रहूंगा। बुढ़िया को बुलाया गया। पहले बुढ़िया सोचने लगी कि अब मैं पूछ रहे किसने बनाया, क्या बनाया, यदि मैं बता दूं तो ये सुंदर को तो राजभवन में बुला लेंगे, फिर मेरी आमदनी का स्थान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं किसी और से खरीदती हूं और आपको लाकर देती हूं। जब सख्ती की गई तो बुढ़िया पोपट की तरह बोलने लगी। आखिर सुंदर को बुलाया गया। सुंदर राज दरबार में आया। राजा को भी जब पता चला कि इस तरह से ये सारी रामायण हो गई है, जैसे ही सुंदर को मोहिनी ने देखा, किसी की परवाह किए बिना उसको आलिंगबद्ध हो गई और दोनों की दोनों सिसकियां ले लेके रोने लगे। पूरी जनता जो राज्यसभा में बैठी हुई थी देखती रह गई, ये क्या है। आखिर रहस्य से पर्दा उठाते हुए राजकुमारी और राजकुमार ने शुरुआत की कि किस तरह से इस मोहिनी ने अपने दुखों को सहन किया, पर इस बुढ़िया को ये नर नारी का व्यापार करने वाली निकली, इसे सख्त सजा दी जाएगी। ये दासी प्रथा, दास प्रथा अब बंद होगी। तुम नरों का व्यापार करते हो बेचकर, उसकी सजा में इसे मैं दंडित करूंगा। उसने जो कुछ उपार्जित किया था, वो 25 स्वर्ण मुद्राएं वगैरह सब कुछ उससे लेकर मोहिनी को और सुंदर को दे दी गई। और राजा ने भी अपनी तरफ से उनकी घर गृहस्थी अच्छी तरह से व्यतीत हो, अपने ही शहर के अंदर उन्हें एक भव्य भवन भी दिला दिया और सुंदर से कहा कि बस तुम इसी तरह की मेहनत करते जाओ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कला, दोस्तों जो भी हमने सीखा है ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज सुंदर ने वो कलाकारिता सीखी थी। सुंदर देर से ही सही, विलंब से ही सही, आज उसने अपने प्यार को भी पाया और संसार के अंदर, उस शहर के अंदर एक अपना उच्च कोटि का नाम भी स्थापित किया। मोहिनी रूपवान होने के साथ साथ पतिव्रता भी थी। अपने पति के अलावा उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, पर बचपन की बात जब याद दिलाई उस पुरोहित जी ने हाथ देखकर, तो कहने लगी कि हाँ, मैंने बचपन में, उस समय ना समझ थी, फेरे खाए थे, पर बचपन में जो फेरे खाए थे वो ही 7 जन्मों तक मेरा पति रहेगा। माता पिता ने और
पंचायत वालों ने बहुत अच्छा किया कि हमें यहां से निकाल दिया और हम दोनों को साथ रहने का मौका मिला। कहने का अभिप्राय दोस्तों, जीवन के अंदर रास्ते का पत्थर महेंद्र पाल को ठोकर लगी, उसको सांप ने डसा और सुंदर को पालन पोषण एक उच्च कोटि के कारपेंटर ने ही किया, पर समस्त कलाओं से उसे परिष्कृत एवं परिमार्जित कर उसके जीवन का निर्माण किया। जीवन के अंदर जिसने कलाएं सीखी है वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां यदि आप सुनना चाहते हो प्रति गुरुवार को ठीक 9 बजे, तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जिन्हें कहानियां सुनकर अपने जीवन का निर्माण करना है, कुछ अपनी प्राचीन संस्कृति को जान लेना है, उन्हें भी आप फॉरवर्ड कीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर यदि आप अपना अभिमत अभिव्यक्त करने के लिए 2 शब्द लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।